हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म, ये हमारे रिप्रोडक्शन चैप्टर है जो कि क्लास 10th के सिलेबस पे बेस्ड है ना। दिस इज अवर वन शॉर्ट वीडियो और ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अभी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, है ना। तो जिन स्टूडेंट के एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए ये एक तरह से रिवीजन वीडियो है। आपको इसमें कुछ भी नोट नहीं करना है, सब कुछ आपका एक बार पढ़ा हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ आपको वीडियो को देखते जाना है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। हालांकि ये सबको पता होता है रिप्रोडक्शन होता क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसे समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद आ जाता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है वो कितने मोड में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो मोड में होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत तरह के रिप्रोडक्शन हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फीजन, फीजन जिसमें कि बाइनरी फीजन भी होगा, मल्टीपल फीजन भी होगा। फिर इसके बाद आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन, है ना। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के बाद आपका आ सकता है रीजनरेशन, रीजनरेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इसके बाद आ जाएगा वेट, और 3 के बाद अगर हम इसका देखें फोर्थ पार्ट, ये सब कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही है ना। इसके बाद जो फोर्थ इसका पार्ट आता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद आपने पढ़ा होगा जो नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके बाद सब हो गया लगता है ना। फीजन है, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, एक और रह गया बडिंग, है ना। बडिंग, बडिंग, दिस ऑल आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा कंटेंट है वो है कि पहले तो हम पढ़ेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्लांट और एनिमल में। अगर मैं प्लांट में बात करूं तो प्लांट में रिप्रोडक्शन जो पार्ट करता है उस पार्ट का नाम है फ्लावर, है ना। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसमें किस तरह से सीड्स बनते हैं, फ्रूट बनते हैं और डिफरेंट फिनोमिना उसके अंदर है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है एनिमल। अगर हम एनिमल में भी बात करें तो एनिमल में भी दो कैटेगरी हो जाती है, मेल एक अलग कैटेगरी हो जाती है और फीमेल एक अलग कैटेगरी हो जाती है ना। तो मेनली एनिमल में हमें पढ़ना है ह्यूमन के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किस तरीके से, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, है ना। इसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक छोटा सा रह जाता है कि हमें सेक्सुअल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इससे कई सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो एक तरह से इसका हम टॉपिक का नाम दे सकते हैं, ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, इसके बाद अ, एक हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक हेल्थ,
और कुछ हमें पढ़ने हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, है ना। ये कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, अगर हम उसका केयर नहीं करें तो। यही पूरा ओवरव्यू है, ठीक है। इस वन शॉर्ट वीडियो में हम सारे कंटेंट इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में क्या होता है मैं शॉर्ट में इसे भी बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है कि जिसमें सेक्स सेल इन्वॉल्व हो, और एक होता है जिसमें सेक्स सेल इन्वॉल्व न हो, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें एक ही पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल होता है, एक ही पेरेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। मतलब इसमें सिंगल पेरेंट होगा। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो दो पेरेंट्स होते हैं, दो डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट्स होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, और दोनों से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है ना। या फिर हम उसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स भी कह सकते हैं, है ना। तो यही दो तरह के रिप्रोडक्शन थे। एक में सेक्सुअल इन्वॉल्व होता है, जिसमें होता है वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सेक्स सेल या गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम एक एक करके सबके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखिए रिप्रोडक्शन होता क्या है, नाम ही है रिप्रोडक्शन। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन होना। जैसे द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना, ठीक है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। हाँ, ये रिप्रोडक्शन हमेशा सेम स्पीसीज में होगा, है ना। अगर डॉग का है तो डॉग का अगर बेबी होगा तो वो डॉग ही होगा। अगर ह्यूमन का अगर बेबी होगा तो वो ह्यूमन के जैसा ही बिहेव करेगा, है ना। तो रिप्रोडक्शन हमेशा सेम स्पीसीज में होता है। हमेशा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। तो इसमें पहला पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें फर्स्ट क्या था, एसेक्सुअल, मैंने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं एक ही स्लाइड में आपको सेक्सुअल भी समझा देता हूँ। ये दोनों के हम टाइप्स देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसमें कोई सेक्स सेल, जिसे कि हम गैमेट्स भी कहते हैं, है ना, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें सेक्स सेल इन्वॉल्व होगा। अब ये जो सेक्स सेल होता है वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है मेल सेक्स सेल और एक होता है फीमेल फीमेल सेक्स सेल। इसे कहते हैं मेल गैमिट्स, और इसे कहते हैं फीमेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स, है ना। मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के मिलने से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है कुछ अलग मेथड से, है ना। जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, पैरामीशियम, या फिर कुछ मल्टी सेलुलर भी है ना। उन सब का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि सेक्स सेल इन्वॉल्व
नहीं होता, यानी कोई गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। वो बात अलग है कि हम एक एक करके देखने वाले हैं कि इसमें प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक चीज और इसमें हम बता सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल। ठीक है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सभी में होते हैं, जितने भी आपको बड़े बड़े जितने भी एनिमल वगैरह दिखते हैं, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन, ऑल पसेस एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इसका एग्जांपल देख लें तो सबसे पहले तो ह्यूमन ही हो जाएगा। ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, डियर हो गया, कैट हो गया। ठीक है, ये जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म, हॉर्स हो गया, एलिफेंट, लायन, ये सभी के सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर एग्जांपल लिखना हो तो इसके एग्जांपल होते हैं जैसे अमीबा, आपने अमीबा का नाम सुना होगा। पैरामीशियम हम कह सकते हैं, पैरामीशियम हो गया। स्पाइरोगाइरा हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया। स्पाइरोगाइरा के बाद स्पाइरोगाइरा के बाद और भी कई हो सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, है ना, एटसेट्रा। ये सारे ही क्या करते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल्स में। तो जैसा कि अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि अब हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं पहला पढ़ने वाला हूं। देखिए, पहला इसमें हो जाता है आपका फीजन। फर्स्ट हो जाता है आपका फीजन। देखिए बच्चों, फीजन, फीजन में भी दो टाइप के फीजन होते हैं। एक होता है बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन, और एक होता है आपका मल्टीपल फीजन, मल्टीपल फीजन। अभी बाइनरी फिजन जैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, है ना। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म ब्रेक होकर के दो ऑर्गेनिज्म में टूटेगा, इसका नाम है बाइनरी। बाइनरी, है ना, बाई मतलब होता है दो, यानी एक पेरेंट रहेगा और वो किसी तरीके से आगे चल करके ब्रेक होकर के दो छोटे छोटे ऑफ स्प्रिंग्स में ब्रेक हो जाएगा, है ना। इस तरह के फीजन को हम कहते हैं बाइनरी फीजन। और मल्टीपल में क्या होगा कि एक पेरेंट होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और आगे चल करके वो छोटे छोटे बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो जाएगा। ये कहलाएगा मल्टीपल फिजन, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं और इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से केवल दो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, है ना। यानी एक पेरेंट से अगर दो चाइल्ड होगा इसे बोलेंगे बाइनरी फिजन, और एक ही पेरेंट से अगर मल्टीपल चाइल्ड होगा तो इसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कि बाइनरी फिजन कैसे होता है और मल्टीपल फिजन कैसे होता है, एक एक करके समझते हैं। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होगा। ठीक है, बाइनरी फिजन में जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमीबा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका अमीबा। ठीक है, अगर हम अमीबा या फिर आप पैरामीशियम भी कह सकते हैं, पैरामीशियम भी जो होता है ये भी बाइनरी फिजन ही करता है। इसके बाद अगर और कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, एक आपने नाम सुना होगा लिस्मेनिया। ओके, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया भी बाइनरी फिजन ही करता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है। जैसे कि आपके सामने मैंने एक इमेज बनाया है, ये अमीबा है। ये अमीबा का आउटर, ये वाला जो आउटर स्क्रीन स्किन है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये आपका पार्ट हो जाता है न्यूक्लियस, जो कि आपको दिख रहा है, इसको मैंने डार्क कर दिया है।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये सारे होते हैं आपके साइटोप्लाज्म, जैसा कि आप सब जानते हैं, है ना। ये आपका साइटोप्लाज्म, क्लियर है। क्या होगा कि जैसे सी अमीबा थोड़ा मैच्योर होने लग जाएगी, ठीक है, आपको नोटिस करो कि यहाँ पर बिल्कुल ये स्फेरिकल टाइप का है और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ने लगी। जब लेंथ बढ़ने लगती है यानी लेंथ इसका लंबा होने लगता है, खींचाने लगता है, ये ऐसा मानिए कि बीच में से इसे कोई खींच रहा हो, तो खींचेंगे तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, खिंचा जाता है। देखिए अब ध्यान से, आपको लग रहा हो कि इसका न्यूक्लियस भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसको कोई खींच रहा है। थोड़ी देर बाद जब ये और मैच्योर होता है तो ये कुछ ऐसा को लगा कि अब ये धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है और इसके न्यूक्लियस भी धीरे धीरे होने लगते हैं सेपरेट, और वो धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, अलग होने लगा। ये धीरे धीरे क्या हो गया, अलग हो गया। ये इसके बीच में साइटोप्लाज्म है ना। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये पूरे तरीके से अलग होने लगते हैं। देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसका पूरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो ब्रेक हो जाता है और दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक पेरेंट अमीबा था, दिस इज योर पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा इसलिए बोल रहे हैं कि इसी से दो नए अमीबा का प्रोडक्शन हुआ। आगे चलकर के पेरेंट अमीबा जो है इसकी लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि लेंथ को कोई खींच रहा हो, है ना। इसका लेंथ धीरे लंबा होने लगता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी लंबा होने लगता है, ठीक। इसका जो न्यूक्लियस है वो लेंथन होने लगा, ठीक है, न्यूक्लियस लेंथन, ओके। इसके बाद धीरे धीरे इसके दोनों न्यूक्लियस सेपरेट होने लगते हैं, इसके दोनों न्यूक्लियस सेपरेट होने लगे। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड्स। इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसके बाद उसके जो आउटर पूरा ये जो उसका पार्ट है पूरा साइटोप्लाज्म हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सब क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो उसका साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाता है और न्यूक्लियस भी सेपरेट हो जाता है, और फाइनली दो स्मॉल डॉटर अमीबा प्रोड्यूस होता है, डॉटर अमीबा। लेकिन इसके बाद पेरेंट नहीं रहता, पेरेंट ही दो डॉटर अमीबा में ब्रेक हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी हुआ और कोई गैमेट्स का भी जरूरत यहाँ पे नहीं था। यानी कि अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। इसी तरीके से पैरामीशियम हो गया या फिर लिस्मेनिया हो गया, इसमें भी बाइनरी फ्यूजन ही लगता है। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। अगर हम मल्टीपल फ्यूजन की बात करते हैं, सॉरी, मल्टीपल फ्यूजन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, कुछ इसी तरीके का होता है। लेकिन जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ना, प्लाज्मोडियम, अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम कुछ इस तरीके का होता है। इसका आउटर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, उसके अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाता है आपका साइटोप्लाज्म, और बीच में हो जाता है न्यूक्लियस। ये आपको न्यूक्लियस का पार्ट दिख रहा होगा, इसका पार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म, ओके। और ठीक है, ये इसका पूरा पार्ट है साइटोप्लाज्म, दिख ही रहा है हमें। इसके बाद इसके आउटर लेयर जो है, इस ये साइटोप्लाज्म का जो ये आउटर पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। दिस इज योर, या फिर इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज योर न्यूक्लियस, है ना। और इसे हम कहते हैं, इसके बाहर एक और लेयर लगी होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिस्ट। ये हमारा होता है सिस्ट। ये एक तरह से प्रोटेक्टिव वॉल होता है जो कि प्लाज्मोडियम को प्रोटेक्ट करता है। सिस्ट इज अ प्रोटेक्टिव, सिस्ट इज अ प्रोटेक्टिव वॉल, है ना। क्या होता है कि जब ये पूरा प्रोटेक्टिव वॉल धीरे धीरे जब ये मैच्योर होता है प्लाज्मोडियम, तो मैच्योर होने के बाद इसी के अंदर, एक ही प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने लग जाते हैं। अगर आप ये ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा आपको पार्ट दिख रहा होगा बाहर का प्रोटेक्टिव वॉल, ये वाला पार्ट मैंने ये बनाया है। इसके बाद क्या हो जाता है, ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, ये छोटे छोटे इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे,
और वो न्यूक्लियस के बाहर आपको इसका साइटोप्लाज्म का भी पूरा पार्ट दिख रहा होगा। ये देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट में अंदर अंदर ही पहले डिवाइड हो गया। ये आपको दिख रहा होगा। अब इस तरह से देख रहे हैं कि मल्टीपल इसके अंदर बहुत सारे सेल बन गए। ठीक है। अब और ये जितने भी सेल इसके अंदर बने हुए हैं वो सबके अंदर एक न्यूक्लियस है, उसका साइटोप्लाज्म भी है, और ये पूरा आउटर पार्ट था। अभी धीरे धीरे जब और मैच्योर होगा तो इसके बाद इसका जो प्रोटेक्टिव वॉल है वो ब्रेक कर जाएगा। जब इसका प्रोटेक्टिव वॉल पूरी तरीके से ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, इसके बाद बहुत छोटे छोटे ये जो इसके अंदर बने हुए थे डॉटर सेल, वो पूरी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और जब ये पूरी रिलीज हो जाएगी तो फाइनली ये क्या हो गया, डॉटर सेल। ठीक है। यानी कि एक नया प्लाज्मोडियम हमारे पास बन गया। अच्छा, ये प्लाज्मोडियम की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ये दो नहीं होती। अगर दो ही बनता तो इससे भी हम बाइनरी फिजन कहते, लेकिन यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम में बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं, लगभग 1000 के मल्टीपल में बनते हैं। ठीक है। 500 to 1000 होते हैं एक बार में। एक प्लाज्मोडियम से इतने सारे बनते हैं। प्लाज्मोडियम के बारे में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज जानना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि हमें जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम से ही होता है। ठीक है। मलेरिया जो बीमारी होती है वो मच्छर के काटने से होता है, हम सब जानते हैं। और ये किस मच्छर के काटने से होता है, एनोफेलिस मॉस्किटो, है ना। वो क्या होता है, वो प्लाज्मोडियम ही तो होता है। ओके। तो ये हुआ हमारा डॉटर सेल। तो आप एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हैं कि मल्टीपल फीजर का एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, इसमें कि एक ही पेरेंट से, ये आपका पेरेंट सेल है, हम कह सकते हैं कि पेरेंट प्लाज्मोडियम है, और इस पेरेंट से एक बार में मल्टीपल डॉटर सेल या डॉटर प्लाज्मोडियम का प्रोडक्शन होता है। ये होता है मल्टीपल फ्यूजन। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है बडिंग। सेकंड देखते हैं बडिंग के बारे में। सेकंड है हमारा बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है कि सबसे जैसे कि पहले हम बडिंग का एग्जांपल देख लें। अच्छा, मैं एक चीज और आपको स्टूडेंट बता देना चाहता हूँ, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि मैं बात करूँ, ये फर्स्ट जो हमें स्लाइड दिख रहा है इसमें ये आपका वेट, ये जो आपका टोटल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेट है, इसमें सबकी आपको सिर्फ डिफिनीशन पढ़नी है और एटलीस्ट एक एग्जाम्पल पढ़ लेना है। ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे फिजन पूछ लिया, बाइंडिंग फिजन क्या होता है, इसके एक एग्जांपल दो। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इसके एक एग्जांपल दो। रीजनरेशन का एक एग्जांपल और इसकी डिफिनीशन दो। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन और एक एग्जांपल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी है, वो मैं बताऊंगा। इस बात बर्डिंग है। अच्छा, बर्डिंग मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है ना, चलो कोई बात नहीं, तो बर्डिंग पहले पढ़ लेंगे। बर्डिंग में क्या होता है कि इसकी डिफिनीशन बताओ और इसके एक एग्जांपल बताओ, और बहुत हुआ तो इसके साथ एक फिगर बना देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है ना। तो अगर हम बर्डिंग में भी आते हैं, बडिंग, तो बडिंग में हम देखते हैं कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है। पहले तो बडिंग होता किसमें है, हाइड्रा में। ये होता है आपका हाइड्रा में। इसके अलावा अगर ईस्ट की भी बात करें, हाइड्रा और ईस्ट, इन दोनों में बडिंग होता है। तो मैं दोनों तो आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई एक आपको बताऊंगा। जैसे मैं हाइड्रा आपको समझा देता हूँ कि हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा का कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हाइड्रा में, ये होता है हमारा हाइड्रा। इसमें अगर हम बोल दें, ये होता है आपका पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा। और इससे कैसे बडिंग प्रोसेस होती है इस तरीके से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं नोट, आप लोग देख रहे होंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में ये कुछ ऐसे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये होते हैं टेंटिकल्स होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड टेंटिकल्स होते हैं। ये आपको इस तरह का दिख रहा होगा पेरेंट हाइड्रा, है ना। अगर इसका आपको डिफिनेशन लिखने तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि बडिंग में क्या होता है, इसमें ना सबसे पहले छोटा सा बड निकलता है। ठीक है। वो बड धीरे धीरे मैच्योर होता है
और जब वो मैच्योर हो जाता है तो अपने पेरेंट हाइड्रा से वो अपने आप डिटैच हो जाता है और एक नया हाइड्रा बना लेता है। किस तरीके से होता है ये, आप आइए देखते हैं। जैसे कि ये आपका फर्स्ट स्टेप में तो मैंने नॉर्मल हाइड्रा बना दिया। सेकंड में आपको मैं इस तरीके से बना के दिखा देता हूँ। इसमें छोटे छोटे टेंटिकल्स ये दिख रहे हैं और इसमें छोटा सा एक बड पहले निकलेगा। इसमें छोटा सा आप नोटिस कर रहे हो कि क्या निकला, बड निकला। धीरे धीरे इस बड के बाद यहाँ पर बड फॉर्म होता है ना। बड फॉर्म्ड, बड के बाद धीरे धीरे ये बड बड़ा होता है। धीरे धीरे ये बड क्या होगा, बड़ा होगा और इसमें टेंटिकल्स भी निकल जाएंगे। आपको ऐसा दिख रहा होगा, पिछले वाले में सिर्फ क्या था, बड निकला था। अब ये बड भी क्या हो गए, इसमें भी छोटे छोटे टेंटिकल्स निकलने लगे, लेकिन अभी ये काफी छोटा है। कुछ देर बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा और जब इसमें टेंटिकल्स निकल जाएंगे तो हम इसे कह सकते हैं कि ये है आपका पेरेंट हाइड्रा। तो था ही, पेरेंट हाइड्रा में एक छोटा सा डॉटर हाइड्रा या फिर न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस हो गया, है ना। दिस इज जस्ट लाइक अ न्यू हाइड्रा। इसके बाद क्या होता है, न्यू हाइड्रा के बाद जब ये और ज्यादा मैच्योर हो जाता है तो ये न्यू हाइड्रा अपने आप यहाँ से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वेट, हाँ। इसके बाद जब ये डिटैच हो जाएगा तो आपको सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी, ये आपका पेरेंट हाइड्रा है और यहाँ पर एक डॉटर हाइड्रा भी प्रोड्यूस हो गया। देखिए अच्छे से, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा, और ये है आपका डॉटर हाइड्रा, ठीक है। यहाँ पर भी एक नए ऑफिस स्प्रिंग का प्रोडक्शन हुआ। इस मेथड को हम कहते हैं बडिंग, क्योंकि इसमें पहले बड बनता है और बड ही एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो बड से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे बडिंग। सिर्फ आपको ये फिगर याद रखना है, डिफिनेशन याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है, अच्छा ईस्ट में भी इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होगा। उसका अगर आपको पढ़ना तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं और एग्जाम में सिर्फ हाइड्रा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, अगर हम देखना चाहें तो इसके बाद आपका आ सकता है शायद स्पोर फॉर्मेशन, है ना। तो चलिए स्पोर फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। थर्ड, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए नाम से ही सब पता चलेगा। बाइनरी फिजन, फिजन में होता है ब्रेक होना। बाइनरी फिजन दो में ब्रेक हो जाना, मल्टीपल फिजन मल्टीपल में ब्रेक हो जाना, ठीक है। इसके बाद आपका है बडिंग, उसमें बड बनना, बड मैच्योर होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन, इसमें स्पोर बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या बनते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स। आप स्पोर्स को अगर नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो ऐसा समझ लीजिए कि वो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, है ना। छोटे छोटे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। जैसे कि अगर राइजोपस फंगस की अगर हम बात करें, ठीक है, राइजोबियम प्लांट, जिसमें राइजोपस फंगस जो होता है, तो राइजोपस फंगस में छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। कुछ देर बाद क्या हो जाता है कि धीरे धीरे ये स्पोर क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद ये अपने आप पूरा स्पोर सेपरेट हो जाती है, ब्लास्ट कर जाता है। और जब ये ब्लास्ट करता है तो इसके छोटे छोटे स्पोर्स आसपास में फैल जाते हैं और वो सारे स्पोर्स आगे चल करके नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसी तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी, जैसे हम एक इसका सबसे पहले तो हम एग्जांपल याद रखेंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें राइजोपस फंगस, राइजोपस फंगस। चलिए इसमें होगा क्या, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा कोई भी जैसे अ, जैसे राइजोपस, ये आपको दिख रहा है, इसमें छोटी छोटी, ये इस तरह से इसमें देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत सारे स्पोर्स बने हुए हैं। छोटे छोटे इसमें स्पोर्स होते हैं, यही इसकी सबसे छोटी यूनिट्स होती है, ठीक है। अगर इसकी डिफिनेशन लिखना तो आप लिख भी सकते हैं। इसमें कोई पेरेंट
प्लांट होगा और वो पेरेंट प्लांट के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कुछ देर बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। और बर्स्ट होगा जब, तो धीरे धीरे जब ये बर्स्ट होगा, सिचुएशन कुछ ऐसी आपको दिखेगी। ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये बर्स्ट होने लगेगा। बर्स्ट होके ये धीरे धीरे ब्लास्ट कर जाएगा। और ब्लास्ट करेगा तो इसके अंदर जो स्पोर्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। बाहर निकलते निकलते ये पूरा बाहर निकलेगा और उसी से फिर क्या बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बस देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा। ये तो यहाँ पे प्लांट रहेगा ही। इसके बाद ये जो सारे स्पोर्स हैं वो नीचे मिट्टी पे गिर जाएंगे। यहाँ पे जब सॉइल के पास ही आएगा, तो अब इसका नेचर प्लांट जैसा होता है, तो ये सॉइल से मॉइस्चर लेगा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लेगा जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी। और सारे रिक्वायरमेंट को लेने के बाद यहाँ पे फाइनली ये फिर से यहाँ पर क्या बनने लगेगा, आगे चल करके फिर से प्लांट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पेरेंट प्लांट सेल से एक डॉटर सेल का प्रोडक्शन हुआ। ये हुआ हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद आप इसका और कुछ एग्जांपल अगर देखना चाहें तो इसका और कोई एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा हो, कुछ जो और जो फंगस होते हैं ना, आपने पेनिसिलिन वगैरह का नाम सुना होगा, है ना। पेनिसिलिन का नाम सुना है, पेनिसिलियम फंगस से बनता है, तो वो भी स्पोर फॉर्मेशन से ही उसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन में क्या होता है, उसका नाम ही रीजनरेट, यानी एक से अलग अलग जनरेट हो जाना। अब कैसे होगा कि पहले तो मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लेनेरिया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया कुछ इस तरीके का होता है, एक इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, देखिए इस तरह का आपको ऑर्गेनिज्म ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, क्या होगा, कुछ समय के बाद ये अपने आप इसकी जो बॉडी है ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ऐसा समझिए कि यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। इससे हम कहेंगे पेरेंट प्लेनेरिया हम कह सकते हैं, है ना। पेरेंट प्लेनेरिया हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होगा। सिचुएशन दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, देखना। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, और एक ये पार्ट हो जाएगा ना, ऐसा दिख रहा होगा आपको। एक ये पार्ट है, तीन पार्ट में ब्रेक हो गया जैसा कि आपको दिख रहा है। अब ये जो तीनों ही पार्ट है वो क्या करेगा, जैसे कि ये जो टॉप का पार्ट है, अगर इस पार्ट को हम ए बी सी तीन पार्ट में अगर डिवाइड करके समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे। ए वाला पार्ट यहाँ आया, तो ए वाले पार्ट में बी और सी का मिसिंग है, तो ये अपने बी और सी पार्ट को अपने आप क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। ठीक है, अब इसका जो बी वाला पार्ट है, बी पार्ट यहाँ पे था, वो कुछ ऐसा था, वो अपना ए और सी वाला पार्ट अपने आप जनरेट कर लेता है। ठीक है, ये तो था ही बी पार्ट। अब ये जो सी वाला पार्ट है, ये भी अपना बी और ए वाला पार्ट अपने आप जनरेट कर लेता है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, मतलब एक पेरेंट प्लेनेरिया, और यहां से देखेंगे हम, यहाँ पे तीन छोटे छोटे डॉटर प्लेनेरिया यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, ये भी क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर से हम इसे समझते हैं। एक हमारे पास प्लेनेरिया था, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप को छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया तो उसका जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा, ठीक है, वो अपने जो जो पार्ट उससे डिटैच होकर अलग हो गया, उस पार्ट को अपने आप जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो अगर अपने आप जनरेट कर लिया तो यहाँ पर एक से कितने, अगर सपोज ये तीन पार्ट में टूटा,
तो 1 से 3 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए। अगर वो 4 पार्ट में टूटेगा तो फिर 4 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से इसमें प्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, कि अपने रिमेनिंग पार्ट को वो अपने आप रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये था अपना प्लेनेरिया का एग्जांपल। प्लेनेरिया तो 3 पार्ट में डिवाइड हो किस तरीके से होगा। अगर और इसका कोई और एग्जांपल आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, इसका और कोई एग्जांपल हो तो। अभी हम कुछ देर में जो देखे हमने, एक आप देख लीजिए। इसके पहले आपने देखा, इसके पहले का मैं रिवीजन करा दिया था। बर्डिंग में क्या होता है, बर्ड बनता है, बर्ड डिटैच हो जाता है। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। इसके बाद अगर हम रीजनरेशन देखते हैं तो रीजनरेशन में बहुत सारे मल्टीपल पार्ट में टूटेगा और अपने रिमेनिंग पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। अगर हम प्लेनेरिया की बात करते हैं तो प्लेनेरिया 3 पार्ट में टूटेगा और वो तीनों ही पार्ट अपने रिमेनिंग पार्ट को अपने आप रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हमें दिख रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट एग्जांपल इसका मे बी इसका होना चाहिए इसके बाद शायद वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और क्या था, फ्रेगमेंटेशन, है ना। चलो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। वेजिटेटिव फिफ्थ था, फोर्थ था, शायद फिफ्थ था। वेट वेट, फोर्थ, हाँ फिफ्थ है। फिफ्थ है अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिटेल्स इसलिए पढ़ना है कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है ना, वो कोई एक पार्ट से नहीं होता। इसमें क्या होगा कि हमारे पास सपोज कुछ प्लांट्स हैं, उस प्लांट से एक नया प्लांट, नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है। कई बार एक पेरेंट प्लांट के लीफ से, अगर पत्तों से ही एक नया प्लांट बन जाएगा। कई बार पेरेंट प्लांट के रूट्स होंगे, रूट से एक नया प्लांट बन जाएगा। कई बार पेरेंट प्लांट के स्टेम से ही एक नया प्लांट बन जाएगा। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, तो चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ। अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल आप सबने घर में देखा होगा, अगर मैं रोज की बात करता हूँ, रोज का प्लांट आपने देखा होगा, गुलाब, है ना। इसको जब कई बार लगाते हैं तो इसके छोटे, इसके ना स्टेम होते हैं, इसके स्टेम को हम कट करते हैं। कट करके से अगर हम मिट्टी में लगा दें, इसको प्रॉपर पानी वगैरह सही समय पे देते रहे, इनको प्रॉपर सनलाइट अगर मिलता रहे, तो कुछ दिन के बाद वो रोज जो है वो परमानेंट क्या हो जाते हैं, प्लांट में बदल जाता है। उनका जो स्टेम था वो पूरा रोज के नॉर्मल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है ना। एक तो मैंने सिंपल से एग्जांपल बताया, यानी कि यहाँ पर एक नए रोज के प्लांट का प्रोडक्शन किससे हुआ, एक स्टेम के थ्रू हुआ, है ना। अगर आप एग्जांपल के लिए आप आलू का एग्जांपल ले लो, पोटैटो का, तो आप देखे होंगे कि अभी जो कई बार जब पुराने आलू, जो अभी अगर ठंड के मौसम में अगर आप देखिए, जो पुराने आलू उसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं, है ना। उस बर्ड को अगर आप मिट्टी में लगा देते हैं तो वहां पर एक नया पोटैटो भी, एक नए पोटैटो के प्लांट का भी क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। यानी कि पोटैटो का भी प्रोडक्शन किससे हुआ, उसके स्टेम से हुआ। उसके अंदर जो छोटे छोटे बर्ड्स निकले थे, उस बर्ड्स को लगाने से हुआ, है ना। और भी आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम प्लांट। ब्रायोफिलम प्लांट का जो लीफ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं, उसको वही अगर मिट्टी में टच हो जाए ना, तो मिट्टी से वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेकर के, पानी मॉइस्चर वगैरह लेकर के, उससे एक नया प्लांट का प्रोडक्शन हो जाता है। हम ये सब देख रहे हैं कि जितने भी मैंने एग्जांपल बताया, कोई जो नया प्लांट है वो स्टेम से प्रोड्यूस हो रहा है, कोई रूट से प्रोड्यूस हो रहा है, कोई लीफ से प्रोड्यूस हो रहा है। इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। So we can define vegetative propagation as a production of new plant from parent plant by stem, root or leaves without the help of any reproductive organ। ठीक है, इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि ये अपने पेरेंट प्लांट के रूट से ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके लीफ से प्रोड्यूस हो जाते हैं या उसके स्टेम से प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसका तो हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं कि कौन सा रूट से प्रोड्यूस होता है, कौन सा स्टेम से प्रोड्यूस होता है, और कौन सा रूट स्टेम और कौन सा लीफ से प्रोड्यूस होता है ना। तो चलिए एक एक करके हम सबके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद
ओके। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम लिख लेना चाहेंगे अगर, जैसे स्टेम से कौन किसका किसका होता है प्रोडक्शन। स्टेम से तो मैंने जैसा कभी बताया, एक आपका रोज हो जाएगा। लीफ से अगर देखा जाए तो ब्रायोफिलम प्लांट का हो जाएगा। बस यही आप याद रख लीजिए, ठीक है। ब्रायोफिलम प्लांट, ब्रायोफिलम प्लांट है ना। और एक हो जाता है रूट। रूट से तो ज्यादातर प्लांट का ही प्रोडक्शन होता है ना। रूट से तो अगर देखा जाए तो कोई भी प्लांट देख लीजिए, ज्यादातर रूट से ही लगाए जाते हैं। जो मार्केट से भी कई बार नर्सरी से जो खरीद कर प्लांट लगाते हैं उसमें रूट ही होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कोई भी प्लांट लगाते हैं लाइक गुआवा। अगर हम गुआवा की बात करें तो गुआवा का भी हम रूट ही लगाते हैं। और भी देख लें अगर हम गार्लिक बनाना अगर देखा जाए, बनाना ये सब का भी हम क्या रूट ला करके ही अपने पास लगाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रूट्स के तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। स्टेम का ब्रायोफिलम प्लांट का स्टेम भी लगता है ना। ब्रायोफिलम प्लांट जो हो गया, इसका स्टेम भी हम लगा सकते हैं या फिर इसका लीफ तो यूज होता ही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम पोटैटो, एक पोटैटो के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि पोटैटो में जो बर्ड्स निकल के आते हैं उसके बर्ड से भी हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पोटैटो की बात करें तो ये जो आपको पोटैटो दिख रहा है, पोटैटो में इसके छोटे छोटे पहले बर्ड्स निकलेंगे, ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा। ये बर्ड्स बाहर निकलते हैं ना। धीरे धीरे ये फिर क्या होगा, बड़ा होगा। धीरे धीरे बर्ड्स निकल करके क्या होता है, बड़ा होता है। अगर इसे हम मिट्टी में लगा देते हैं तो इसी के बाद ये एक नया प्लांट का रूप ले लेता है। ठीक है। अब पोटैटो का प्रोडक्शन दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है कि हम उसे क्या करेंगे, उसके बर्ड्स को ही मिट्टी में लगा देते हैं, या तो उसके सीड्स भी आते हैं, है ना, हम उसके सीड्स को भी लगा सकते हैं। लेकिन बर्ड्स को लगाने से प्रोडक्शन जल्दी होता है, सीड्स को लगाने से प्रोडक्शन देर से होता है ना। तो आप देख सकते हैं अगर आपको प्रोडक्शन करना हो तो आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए पोटैटो के लिए। इसके अलावा और जितने भी प्लांट हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट लाइक ट्यूलिप हो गया, मिंट हो गया, ठीक है, ट्यूलिप हो गया, मिंट हो गया, या फिर इसके अलावा कुछ और आपको याद आ रहा है। ठीक है, बनाना हो गया, गार्लिक हो गया, पोटैटो हो गया, लिली हो गया, जितने भी और प्लांट आपको दिख रहे हैं वो सभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही करते हैं। ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यही था, आप और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, बट इससे ज्यादा आपको बोर्ड में पूछेगा नहीं। ठीक है। इसके बाद एक और शायद रह गया था कोई, वेट कौन सा रह गया, वेट वेट, ठीक है, हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा रह गया है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, ओके, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। अब तो रह कौन गया, वेट, फ्रेगमेंटेशन नहीं रहे, हाँ फ्रेगमेंटेशन एक रह गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, इसका सबसे पहले अपन को एग्जांपल याद रखना होगा। फ्रेगमेंटेशन ये होता है स्पाइरोगायरा, आपने स्पाइरोगायरा जरूर देखा होगा। स्पाइरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन में क्या हो जाता है, अगर मैं एक स्पाइरोगायरा की बात करूं तो वो छोटे छोटे ना फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक आपको मैं माइक्रोस्कोपिक फिगर दिखा रहा हूँ स्पाइरोगायरा का, तो कुछ इस तरीके से होता है। और ऐसा लगता है कि छोटे छोटे पार्ट से मिल करके बना होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे पार्ट से, पार्ट के ज्वाइन करने से ये बना हुआ है, और इसी के अंदर इसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते रहते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसी के अंदर होते हैं। क्या होता है, जब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब ये मैच्योर होता है तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएगा। जैसे इसका यहाँ से हम पार्ट देखें तो ऐसा लगता है कि स्पाइरो का दो तीन ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिल करके बना हुआ है। ये पार्ट यहाँ से हो जाता है ब्रेक, ये हो जाता है यहाँ से ब्रेक। और जब ये ब्रेक होगा, क्योंकि ये जिसका जो एक पार्ट है वो ऑलरेडी कैपेबल है, वो अपने आप में एक न्यू ऑर्गेनिज्म है, तो अगर ये तीनों अलग हो भी जाता है ना,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि स्पाइरोगायरा तीन छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं फ्रेगमेंट। इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और एक और पार्ट कहाँ गया, एक पार्ट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसका ये जो पार्ट स्पाइरोगायरा का मैंने बनाया है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये हमारा देख गया अपना पेरेंट स्पाइरोगायरा, सॉरी, पेरेंट स्पाइरोगायरा, यहाँ आई होता है, स्पाइरोगायरा GYRA, ठीक है, पेरेंट स्पाइरोगायरा। और ये है अपना बेबी स्पाइरोगायरा, या फिर ऑफ स्प्रिंग हम इसको कह सकते हैं, न्यू सेल, ठीक है, न्यू स्पाइरोगायरा, न्यू स्पाइरोगायरा, ठीक है। यहाँ से अपना कंप्लीट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अगर आपको किसी में कोई डाउट हो कॉन्सेप्ट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, है ना। वैसे इजी सा टॉपिक था, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट आपको आएगा। इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें, अ, इसके बाद हमारा क्या रह गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट, जैसे अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अगर हम ह्यूमन में बात करें तो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, है ना। दोनों से डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, दोनों के डिफरेंट सेक्स सेल होते हैं, और वो दोनों सेक्स सेल के मिलने से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैं आपको पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका पूरा एक फ्लो चार्ट टाइप का मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समरी होगा कि एक यहाँ से आएगा मेल सेक्स सेल, या फिर इसको हम मेल गैमेट्स कहते हैं, ठीक है, ये होगा मेल गैमेट्स, हम बोल सकते हैं इसे मेल गैमेट्स। यहाँ से आएगा फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। अब ये दोनों मिलेंगे और दोनों के मिलने से बनता है जाइगोट, दोनों के मिलने से बनता है जाइगोट। जाइगोट थोड़ा मेच्योर होने के बाद ये बनेगा एम्ब्रियो, ये बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद अगर मैं प्लांट में बात करूं तो प्लांट में एम्ब्रियो के बाद बनते हैं सीड्स, फ्रूट, ये सब बनते हैं। और अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल में बनते हैं फीटस। अगर मैं एनिमल की बात करूं, एनिमल में बनते हैं फीटस, है ना। तो अब ये सब क्या होते हैं, सबके बारे में एक एक करके सेपरेट में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल गैमेट्स क्या होता है, फीमेल गैमेट्स क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट में अलग होता है ना, और एनिमल में, एनिमल में अलग होता है, ठीक है, प्लांट में अलग, एनिमल में अलग। प्लांट में अगर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें जो हमें इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना होगा प्लांट का, वो है फ्लावर, है ना। और एनिमल में हमें दो डिफरेंट पार्ट पढ़ना होगा, जैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना होगा, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम अलग पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग पढ़ेंगे, और प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक फ्लावर हम अलग पढ़ेंगे। अब बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो डिफरेंट गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, बट यहाँ पर तो फ्लावर तो एक ही है, एक ही फ्लावर के अंदर उनके मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं, ठीक है। फ्लावर के अंदर एक ही, फ्लावर के अंदर दोनों ही सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एनिमल में दोनों अलग अलग स्पीसीज में होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल्स, ओके।